स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपने कभी 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैले हमारे देश की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी पर गौर किया है? देखिए, टोटल एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया में, जहां एक और दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन भी मौजूद है। अगर इसके वेस्टर्न पार्ट में थार जैसा गर्म और सूखा डेजर्ट है, तो इसके दूसरी ओर गंगा और गोदावरी जैसी नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। भारत किसी फिजियोग्राफिक या फिजिकल फीचर्स की डाइवर्सिटी की वजह से स्कॉलर्स भारत को 6 अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। सेकंड, नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड, पेनिनसुलर प्लेटू। फोर्थ, इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ, कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ, आइलैंड्स। दोस्तों, यूपीएससी के लिए इन सभी फिजियोग्राफिक डिविजन्स को विस्तार से समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इन सभी डिविजन्स को अच्छे से समझने के लिए इसको किसी एक लेक्चर में कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ नॉलेज के लिए हम इस पूरे लेक्चर को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आइए आज के हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के फर्स्ट लेक्चर में नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को समझने से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ हमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स देखने को मिलती है, जो एक साथ मिलकर इंडिया के पहले फिजियोग्राफिक रीजन का निर्माण करती है। अगर हम हिमालयन रेंजेस की बात करें तो ये रेंज केवल एक नहीं बल्कि साउथ से नॉर्थ तक मल्टीपल सीरीज की एक पैरेलल चेन सिस्टम के फॉर्म में फैली हुई है, जो कि वेस्ट में इंडस रिवर गॉर्ज से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज तक जाती है। ऐसे में ईस्ट से वेस्ट तक हिमालयन रेंजेस की सेंट्रल एक्सियल रेंज या ग्रेट हिमालयन रेंज लगभग 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी ये माउंटेन रेंज ऑलमोस्ट 22 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड कवर करती है। ऐसे में आइए हिमालयन रेंजेस के डिवीजन को समझ लेते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली हिमालयन रेंजेस को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, जिनमें से पहला आधार है उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी नॉर्थ से साउथ की दिशा में हिमालयन रेंजेस के पैरेलल माउंटेन रेंजेस के आधार पर किया गया डिस्ट्रीब्यूशन। देखा जाए तो इस आधार पर हिमालयन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ की ओर 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जो कि कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट, ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो कि ट्रांस हिमालयन रेंज और ग्रेट हिमालयाज के हिमाद्री से मिलकर बने हैं। सेकंड, लेसर या मिडिल हिमालयाज। थर्ड, आउटर हिमालयाज या शिवालिक। और फोर्थ, पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। हिमालयाज की सभी रेंजेस एक दूसरे से डीप वैलीज के द्वारा सेपरेटेड हैं, जिसके चलते हमें यहाँ पर डाइसेक्टेड टोपोग्राफी यानी कि रिज एंड वैली टोपोग्राफी देखने को मिलती है। दोस्तों, फिजिकल जियोग्राफी में टोपोग्राफी का मतलब एक एरिया के लैंड सरफेस के सभी नेचुरल और आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स के अरेंजमेंट से है, यानी एक जगह के अर्थ सरफेस पर किस तरह का रिलीफ, एलिवेशन, शेप और फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। इन सब की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वहां की टोपोग्राफी कहलाती है। वहीं अगर हिमालयन रेंजेस के स्लोप पर इन जनरल गौर करें तो हम पाएंगे कि जहां एक और इनके सदर्न साइड में स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलता है, वहीं नॉर्दर्न साइड की ओर इनका स्लोप जेंटल है। देखा जाए तो फिजिकल जियोग्राफी में इस तरह के एसिमेट्रिक स्लोप वाली टोपोग्राफी को हागबैक टोपोग्राफी कहते हैं। अगर हम इन हिमालयन रेंजेस के जनरल ओरिएंटेशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि रेंजेस मेनली नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर फैली हुई है। हालांकि पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का ओरिएंटेशन बाकी तीनों डिवीजन से कुछ अलग है, लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस डिवीजन में नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जो भले ही हिमालयन रेंजेस की बाकी 3 डिवीजन्स की तरह पैरेलली अलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें इनमें से किसी एक डिवीजन में इंक्लूड न करके इंडिपेंडेंट डिवीजन माना जाना चाहिए। ऐसे में ये हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फैले इन रेंजेस को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रेटर हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंजेस या हिमाद्री से मिलकर बनी है, जबकि ट्रांस हिमालयन रेंजेस हिमालयन रेंजेस की नॉर्थ मोस्ट रेंज है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रेंज का मोस्ट पार्ट तिब्बत में सिचुएटेड है, इसलिए इनको तिब्बतन हिमालयन रेंज भी कहा जाता है। देखा जाए तो वेस्ट से ईस्ट तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली ट्रांस हिमालयन रेंज मेन हिमालयन रेंजेस के पैरेलल में चलती दिखाई पड़ती है। दोस्तों, रेंजेस तिब्बतन प्लेटू के सदर्न एज की ओर यार्लुंग सांगपो रिवर के नॉर्थ में देखने को मिलती है, जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पर इस रेंज की एवरेज विड्थ लगभग 40 किलोमीटर है। वहीं सेंट्रल पार्ट में लगभग 225 किलोमीटर की विड्थ एक्वायर कर लेती है। दोस्तों, ट्रांस हिमालयन रेंज में कई जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चला कि ये रेंज मोस्टली ग्रेनाइट और वॉल्केनिक मटेरियल से मिलकर बनी है। दूसरी ओर अगर हम एलिवेशन की बात करें तो इस रेंज का एवरेज एलिवेशन सी लेवल से लगभग 3000 मीटर है, लेकिन जांस्कर, लद्दाख और काराकोरम रेंजेस जैसी हाई रेंजेस भी इस ट्रांस हिमालयन रेंज का ही पार्ट है।
ज़ांस्कर रेंज लगभग 80 डिग्री ईस्ट पर ग्रेट हिमालयन रेंज से ब्रांच ऑफ होकर उसके नॉर्थ में लगभग उसके पैरेलली चलती दिखाई देती है, जिसमें फोटुला पास भी मौजूद है जो कि लेह को कारगिल से जोड़ने का काम करता है। जबकि ज़ांस्कर रेंज के नॉर्थ में ही हमें लद्दाख रेंज देखने को मिलती है, जिसमें खारदुंगला और दिगारला जैसे माउंटेन पासेस भी मौजूद हैं। लद्दाख रेंज का ही सदर्न एक्सटेंशन तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। इसी के नॉर्दर्न स्लोप से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। वहीं भारत में ट्रांस हिमालयन रेंजेस की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ग्रेट काराकोरम रेंज है, जिसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मंगोलियन भाषा में काराकोरम का मतलब है ब्लैक ग्रेवल। देखा जाए तो काराकोरम रेंज इंडिया और सेंट्रल एशिया को जियोग्राफिकली डिवाइड करने का भी काम करती है। आप देखेंगे तो इस रेंज में हमें गॉडविन ऑस्टिन या केटू रिमो और टेरम करगी जैसे माउंटेन पीक्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं काराकोरम पास यारकंद, लेह और काशगर के बीच से कनेक्टर का काम करता है। दोस्तों, काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट में हमें लद्दाख प्लेटू भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिया यूनियन का हाईएस्ट प्लेटू है। ये प्लेटू बहुत से माउंटेन और प्लेटूज में डाइसेक्टेड है, जिनमें सोडा प्लेन्स, अक्साई चिन, लिंगजीतांग और देपसांग प्लेन्स और चांग चेनमो प्रमुख हैं। वहीं ट्रांस हिमालयन रेंज का ईस्टर्न एंड देखिए कांगड़ी करपो, जो कि एक ट्रांस हिमालयन रेंज का पार्ट है, वो अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत से नॉर्दर्न बाउंड्री का एक पोर्शन डिफाइन करती है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ग्रेट हिमालयाज को इनर हिमालयाज का हिमाद्री भी कहा जाता है। ये रेंज ट्रांस हिमालयन रेंज के इमीडिएट साउथ में स्थित है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन से नॉर्दर्न मोस्ट एज से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। देखा जाए तो इस रेंज की एवरेज विड्थ लगभग 25 किलोमीटर है, जबकि इसकी एवरेज हाइट सी लेवल से लगभग 6100 मीटर है। ऐसे में दुनिया की सबसे ऊंची और कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, जिनमें से कुछ तो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जिसकी हाइट की वजह से ही इस माउंटेन रेंज के पीक्स लगभग पूरे साल ही बर्फ की चादर से ढके रहते हैं। ऐसे में ग्रेट हिमालयाज में स्थित ग्लेशियर्स ही भारत की बहुत सी इंपॉर्टेंट पेरेनियल रिवर्स जैसे कि गंगा और यमुना का सोर्स है। दुनिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी ग्रेट हिमालयाज में ही स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा या द गॉडेस ऑफ स्काई और चाइना एंड तिब्बत में चोमोलुंगमा या मदर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि माउंट एवरेस्ट को 1952 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे 1856 में ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया। जिसके बाद 1865 में इसका नाम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। साथ कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरवा, बद्रीनाथ, त्रिशूल, लोहितसे, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा आदि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स भी ग्रेट हिमालयाज में ही सिचुएटेड हैं, जिनमें लगभग 40 पीक्स ऐसी हैं जो कि 7000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। हालांकि ग्रेट हिमालयन रेंज के इन माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए बहुत से पास मौजूद हैं। एग्जाम्पल के लिए जम्मू एंड कश्मीर का बुर्जिल पास और जोजिला पास, हिमाचल प्रदेश का शिवकिला और बारालाचाला पास, उत्तराखंड का नीति पास, लिपुलेख पास, साथ ही सिक्किम का नाथुला और जेलेपला इत्यादि शामिल हैं। लेकिन इन पासेस के रास्ते जाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इनमें से अधिकतर 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित हैं। वहीं ये पूरी माउंटेन रेंज मेनली ग्रेनाइट्स और नाइसेस जैसे सेंट्रल क्रिस्टलीन रॉक से मिलकर बनी है, जिसके ऊपर लाइमस्टोन जैसी मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्स की परत देखने को मिलती है। वहीं इस माउंटेन रेंज पर हमें हागबैग टोपोग्राफी भी देखने को मिलती है। ऐसे में इन रेंजेस के एसिमेट्रिकल स्लोप के चलते इसका नॉर्दर्न स्लोप जेंटल जबकि सदर्न स्लोप काफी स्टीप है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट पर सदर्न साइड यानी इंडियन साइड से चढ़ने या स्केल करने की बजाय नॉर्दर्न साइड से स्केल करना ज्यादा आसान है। दोस्तों, इस माउंटेन रेंज का एक और डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर ये कि ये अपने एक्सट्रीमिटीज यानी कि ईस्ट में नंगा पर्वत और वेस्ट में नामचा बरवा पर ये रेंज सिंटेक्शियल बेंड्स फॉर्म करके एब्रप्टली एंड हो जाते हैं, यानी इन दोनों ही छोर पर ये माउंटेन रेंज साउथवर्ड डायरेक्शन में हेयर पिन या नी बेंड्स फॉर्म करती हैं। स्कॉलर्स का मानना है कि एब्रप्ट
सिंटेक्शियल बेंड्स के लिए भी कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन का प्रेशर ही जिम्मेदार है, लेकिन इस रेंज के ठीक साउथ में पड़ने वाला सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालयाज को लेसर हिमालयाज से डिवाइड करने का काम करता है। देखा जाए तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर पुश हुई थी और ये फॉल्ट लाइन हिमालयन बाउंड्री पर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। दोस्तों, नॉर्थ में हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज और साउथ में शिवालिक रेंजेस के बीच हमें एक ऑलमोस्ट पैरेलल रेंज देखने को मिलती है जिसे हिमाचल हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय भी कहा जाता है। देखिए, लेसर हिमालयाज रेंजेस लगभग लॉन्गिट्यूडनल माउंटेन रेंजेस हैं जो कि 60 से 80 किलोमीटर वाइड हैं और 2400 किलोमीटर की लेंथ में फैले दिखाई देते हैं, जबकि अगर हम इसके एलिवेशन की बात करें तो इसके पीक्स मोस्टली सी लेवल से 3500 टू 4500 मीटर की ऊंचाई पर वैरी करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से पीक्स 5000 मीटर से भी ऊंचे हैं जो कि साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। देखा जाए तो पीर पंजाल रेंज इस रेंज की सबसे लंबी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि जम्मू कश्मीर में नीलम या किशनगंगा नदी से लेकर हिमाचल प्रदेश में अपर ब्यास तक लगभग 350 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। वहीं कश्मीर वैली में पीर पंजाल को जास्कर रेंज से लैग करने का काम करती है। साथ ही पीर पंजाल रेंज में ही हमें पुंछ और उरी के बीच हाजी पीर पास देखने को मिलता है। ये पास इंडिया द्वारा 1948 और 1965 जीत लेने के बाद भी इसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह पीर पंजाल पास, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है, ये कश्मीर वैली को राजौरी और मुगल रोड के जरिए पुंछ से जोड़ने का काम करता है। वहीं झेलम रिवर और कश्मीर वैली के पास स्थित बनिहाल पास, अनंतनाग को किश्तवाड़ से जोड़ने वाला सिंथन पास भी पीर पंजाल रेंज में ही स्थित है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चंबा को पांगी वैली से जोड़ने वाला साच पास, साथ ही कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीत वैली से जोड़ने वाला रोहतांगला पास भी पीर पंजाल में ही मौजूद है। देखा जाए तो पीर पंजाल रेंज इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जवाहर टनल और बनिहाल रेलवे टनल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीर पंजाल रेंज में ही मौजूद है। अब अगर हम पीर पंजाल रेंज से आगे बढ़ें तो हम ये पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज, उत्तराखंड की नागटिबा और मसूरी रेंज और नेपाल की महाभारत लेक रेंजेस लेसर हिमालयाज की दूसरी प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। वहीं बाकी हिमालयन रेंजेस की तरह ही लेसर हिमालयन रेंज के भी सदर्न स्लोप स्टीप और नॉर्दर्न स्लोप जेंटल हैं, जिसके चलते यहाँ के सदर्न स्लोप्स पे सॉइल फॉर्मुलेशन नहीं हो पाता और इससे स्लोप्स मोस्टली बैरन हैं, जबकि इसके उलट नॉर्दर्न स्लोप्स पर जेंटल स्टीपनेस की वजह से सफिशिएंट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। अगर आप मिडिल हिमालयन रेंजेस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि अधिकतर टूरिस्ट फ्रेंडली स्पॉट्स जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग इत्यादि यहीं पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी फेमस वैलीज जैसे कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली भी मौजूद है। अब अगर हम लेसर हिमालय से साउथ की ओर बढ़ें तो हमें शिवालिक रेंजेस के रूप में हिमालयन रेंजेस का एक और डिवीजन देखने को मिलेगा। तो आइए अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शिवालिक रेंज ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच स्थित है। ऐसे में हिमालयन रेंजेस की सदर्न मोस्ट रेंज के कारण इसे आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट में पोटवार वैली से ब्रह्मपुत्र वैली तक 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि हिमालयन रेंजेस के फॉर्मेशन के दौरान शिवालिक रेंजेस सबसे लास्ट में फॉर्म हुई, जो मेनली हायर रेंजेस से आने वाली रिवर द्वारा डिपॉजिटेड कंसोलिडेटेड सैंड्स, ग्रेवल्स और दूसरे कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट से मिलकर बने हैं, जिन डिपॉजिट्स को इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नॉर्थवर्ड मूवमेंट ने कंप्रेस करके शिवालिक रेंज के फॉर्म में फोल्ड और हार्डन कर दिया। वहीं अगर हम शिवालिक रेंजेस के एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 600 से 1500 मीटर्स के बीच है, जबकि इसकी विड्थ इन जनरल वेस्ट से ईस्ट की ओर घटती जाती है। ऐसे में जहां हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंजेस की विड्थ 50 किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में घटकर ये महज 15 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन हिमालय की दूसरी रेंजेस की तरह ही यहाँ भी हमें सदर्न स्लोप्स स्टीप और नॉर्दर्न स्लोप्स जेंटल देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम शिवालिक रेंज पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ये लो हिल्स की एक ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन की तरह है, जिसमें मेनली तीस्ता और रैदक रिवर वैली के रूप में एक 80 से 90 किलोमीटर का गैप मौजूद है। दोस्तों, इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नेपाल तक शिवालिक रेंजेस थिक फॉरेस्ट से ढकी हुई हैं, जबकि जैसे जैसे हम नेपाल से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं शिवालिक रेंजेस का फॉरेस्ट कवर कम होता जाता है। ऐसा होने का मुख्य कारण गंगा प्लेन और शिवालिक रेंजेस में ईस्ट से वेस्ट की ओर डिक्रीज होता रेनफॉल भी है। ऐसे में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंजेस के सदर्न रेंजेस पे ऑलमोस्ट ना के बराबर फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर पंजाब और हिमाचल प्रदेश रीजन में शिवालिक के स्लोप्स चोज कहे जाने वाले सीजनल स्ट्रीम से हाईली डाइसेक्टेड हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा शिवालिक हिल से जुड़ा एक रोचक फैक्ट ये भी है कि अगर आप लेसर हिमालय से शिवालिक की ओर बढ़े तो आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगी, जिन्हें वेस्टर्न इंडिया की लोकल लैंग्वेज में दुनियादून और ईस्टर्न इंडिया में द्वार कहा जाता है।
आपने एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड के देहरादून, पतली दून और कोटली दून के बारे में तो सुना ही होगा। वो भी इसी तरह की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, लेकिन इन दोनों की एक विशेषता इनके ओरिजिन से भी जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शिवालिक हिल सैंड, स्टोन और सिल्ट जैसे कॉन्ग्लोमेरेट्स के एक्यूमुलेशन से बने हुए हैं। ऐसे में जब शिवालिक रेंजेस का निर्माण हो रहा था, तब इनिशियल स्टेज में हिमालय से बहने वाले रिवर्स के कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, जिससे यहाँ पर टेम्परेरी लेक्स फॉर्म हो गई और समय के साथ इन लेक्स के बेड में नदियों द्वारा बहाकर लेके कॉन्ग्लोमेरेट्स एक्यूमुलेट होते रहे। देखा जाए तो धीरे धीरे समय के साथ जब इन रिवर्स ने ग्रोइंग शिवालिक में फर्दर इरोजन करके अपने इन ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर कर लिया, तो इन लेक्स में जमा हुआ पानी भी ड्रेन हो गया और पीछे छूट गए लेक बेड्स में एक्यूमुलेट हुए कॉन्ग्लोमेरेट्स फिल्ड वैलीज, जिन्हें हम दून या दुआर के नाम से जानते हैं। साथ ही आपके लिए यहाँ पर ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अलग अलग रेंजेस में शिवालिक रीजन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू रीजन में इसे जम्मू हिल्स कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको ढांग और ढूंढवा रेंज, जबकि नेपाल में इसे चुरिया घाट हिल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल में इसे डफला, मिरी, अबोर और मिशमी हिल्स कहते हैं। दोस्तों, हिमालयन रेंजेस के इस डिवीजन के अलावा भारत के सुदूर पूर्व में इन रेंजेस का एक और डिवीजन भी है। तो आइए हम पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिमालयन रेंज का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एज के पैरेलल ही देखने को मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिमालयन रेंजेस अपने एक्सट्रीमिटीज पर जाकर सिंटेक्शियल या नी बेंड्स फॉर्म करती हैं, जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिहांग गॉर्ज के पास से हिमालयन रेंजेस सडन साउथवर्ड बेंड ले लेती हैं और पूर्वांचल सीरीज फॉर्म करती हैं। दोस्तों, सीरीज कंपैरेटिवली लो हिल से बनी है, जो कि वेस्ट की तरफ कॉन्वेक्स शेप एक्वायर किए हुए है। देखा जाए तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर रीजन में नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है और साउथ में मिजोरम तक फैली हुई दिखाई देती है। अगर यहाँ की हम कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें तो यहाँ पटकाई बम हिल्स मौजूद है, जो कि स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हैं और इनका एलिवेशन 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच में रहता है। देखा जाए तो यही हिल्स आगे जाकर नागा हिल्स से मर्ज हो जाते हैं, जिसका हाईएस्ट पीक सारामती लगभग 3826 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, पटकाई बम और नागा हिल्स दोनों ही भारत और म्यांमार के बीच वाटरशेड का काम करते हैं। नागा हिल्स के वेस्ट में हमें कोहिमा हिल्स देखने को मिलता है। ये हिल्स सैंडस्टोन और स्लेट से बने हुए हैं और इनकी टोपोग्राफी बेहद रफ है। वहीं नागा हिल्स के साउथ में हमें मणिपुर हिल्स देखने को मिलता है, जिनका एलिवेशन 2500 मीटर से कम ही है, जबकि बरेल हिल्स नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से सेपरेट करने का काम करता है। वहीं अगर हम बरेल रेंज से वेस्ट की ओर जाएं तो हमें यहाँ पर जैंतिया, खासी और गारो हिल्स देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक का कॉन्टिन्यूएशन है। लेकिन बंगाल बेसिन में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर इन्हें मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से डिटैच कर देती हैं। मणिपुर हिल्स के साउथ में बढ़ने पर हमें मिजो या लुशाई हिल्स देखने को मिलता है, जिनका जनरेशन एलिवेशन 1500 मीटर्स के आसपास है और इन हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट ब्लू माउंटेन है, जो तकरीबन 2157 मीटर्स ऊंचा है। दोस्तों, ऐसे में हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न हिल्स का एलिवेशन नॉर्थ से साउथ की ओर घट जाता है। हालांकि ईस्टर्न हिल्स की हाइट हिमालयन रेंजेस के कंपैरिजन में बेहद कम है, लेकिन इसकी वजह है रफ टेरेन, डेंस फॉरेस्ट और स्विफ्ट स्ट्रीम्स। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और ये है आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसका जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।